नमस्कार दोस्तों, आप सभी के स्टडी फॉर यूपीएससी से हमें स्वागत है। अपने चैनल बहुत सारे एमसीक्यू चल रहे हैं, जिसमें साइंस मैंने बायो कंप्लीट कर दिया है और आज से फिजिक्स का एमसीक्यू शुरू कर रहे हैं। उसका पहला वीडियो होगा ये। कल मैंने इकोनॉमिक्स भी शुरू किया और ज्योग्राफी भी चल रहा है। इतने सारे एमसीक्यू साथ में चल रहे हैं। करंट अफेयर के भी एमसीक्यू चल रहे हैं। तो आज तो 3 वीडियो आना था, लेकिन आज देर हो गया, टेस्ट रिकॉर्ड करना था, जिसके कारण से समय लग गया। तो आपको फिजिक्स का एमसीक्यू अभी दे रहा हूँ। कल आपको 3 वीडियो मिल जाएगा, जिसमें करंट अफेयर, ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक्स तीनों हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, देखिए पहला सवाल क्या है कि निम्नलिखित में कौन सी भौतिक राशि स्केलर राशि है। स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज़ तो आपने पढ़ा हो। वेक्टर क्वांटिटीज़ जो होती हैं, जिसको क्या बोला गया है इसमें, कौन सी राशि स्केलर राशि है। वेक्टर क्वांटिटी में क्या होता है ना, डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड दोनों होते हैं किसी भी चीज़ में। जैसे फोर्स लग रहा है तो फोर्स किस दिशा में लग रही है। जैसे आपको बोला जाएगा ऊर्जा का कोई दिशा नहीं होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से वेक्टर क्वांटिटी में दिशा भी होता है, डायरेक्शन भी होता है, जबकि स्केलर क्वांटिटी में दिशा नहीं होता है, केवल मैग्नीट्यूड होता है, केवल परिमाण होता है। तो इसको याद रखिएगा। तो कौन सी स्केलर राशि है, तो बल पहला तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसको दिशा चाहिए, एक्सेलरेशन को भी दिशा चाहिए, मोमेंटम को भी दिशा चाहिए। ये तीनों लगभग में एक ही जैसे होते हैं, लेकिन अलग अलग होते हैं सब। मैंने क्या बोला, अप्रॉक्स। तो यहाँ पर एनर्जी एकमात्र ऐसी चीज़ है जिसके लिए कोई दिशा की ज़रूरत नहीं पड़ती, किसी डायरेक्शन से एनर्जी नहीं लगता है, एनर्जी बस होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर सी हो जाएगा। यहाँ पर एनर्जी जो है वो क्या है, तो वो यहाँ पर स्केलर क्वांटिटी है। 72 बीपीएससी के लिए चल रहा है ऑफर। अगर आपको जुड़ना हो तो जुड़िएगा। टेस्ट सीरीज के लिए भी ऑफर चल रहा है, पीटी टेस्ट सीरीज 71 के लिए। अगर आपने अभी तक कोई टेस्ट नहीं लगाया है तो कंडीशन अप्लाई, तो आप जुड़ें, नहीं तो मत जुड़ें, कोई बात नहीं। आपने जो लगाया है उसी को रिवाइज करें, वो ज़्यादा ज़रूरी है। इसको ज़रूर याद रखिएगा, ऊर्जा। अगला सवाल देखिए क्या है कि कूलॉम का नियम। पहले आसान से सवाल होंगे, उसके पश्चात से फिर मॉडरेट लेवल के, फिर आने वाले वीडियोज़ में कठिन स्तर के सवाल हम लोग करेंगे। कूलॉम का नियम किनके बीच बल को परिभाषित करता है। मान लीजिए यही सवाल आपको देखने को मिल जाए कब, तो आपके पेपर में 2 गतिशील आवेशों के बीच में, बिटवीन 2 मूविंग चार्जेस, ऐसे चार्ज जो मूव कर रहे हैं, बिटवीन 2 स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस, बिटवीन 2 मैग्नेटिक पोल्स, बिटवीन ए चार्ज एंड ए मैग्नेट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। कूलम का लॉ कहाँ पर लगता है। कूलम का लॉ तो आपने पढ़ा हो, जो हमेशा ही 2 स्थिर जो चार्जेस होते हैं उनके बीच में लगता है। इसका आंसर हो जाएगा बी, 2 स्थिर बिंदु आवेशों के बीच में, बिटवीन 2 स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस जो होते हैं उन्हीं के बीच में कूलम का लॉ लगता है। 2 आवेशों के बीच में लगने वाला बल, 2 आवेश, 2 चार्ज जो होते हैं उनके बीच में लगने वाला बल जो होता है वह उन आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है। यही है कूलम्स का लॉ। इसका आंसर बी हो जाएगा। अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल देखिए क्या है, निम्न से कौन सा कथन गलत है। ये तो बहुत आसान सवाल है। प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। लाइट इज ए ट्रांसवर्स वेव। ध्वनि एक अनुदैर्घ्य तरंग है। साउंड इज ए लॉन्गिट्यूडिनल वेव। कृपया अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य से अच्छा है कि ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडिनल को याद रखें। प्रकाश को निर्वात में प्रचारण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। लाइट रिक्वायर्ड ए मीडियम टू प्रोपोगेट इन वैक्यूम। बिल्कुल भी नहीं, लाइट को वैक्यूम की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि लाइट जो है वो क्या है, प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है, अर्थात ट्रांसवर्स वेव है। ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडिनल वेव का सबसे बेसिक जो डिफरेंस होता है वो यही होता है कि लॉन्गिट्यूडिनल वेव को चलने के लिए हमेशा ही किसी माध्यम की आवश्यकता होती है, जबकि ट्रांसवर्स वेव को किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में जितने भी आते हैं, गामा, अल्फा, रेडियो, ये सब के सब ट्रांसवर्स वेव का उदाहरण होते हैं, इंक्लूडिंग लाइट। इसका आंसर हो जाएगा सी। इसको किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। सी यहाँ पर गलत दिया हुआ है। सी यहाँ पर गलत दिया हुआ है। ध्वनि को प्रचारण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती, बिल्कुल होती है, क्योंकि यह एक लॉन्गिट्यूडिनल वेव होता है, इसीलिए इसको आवश्यकता पड़ती है। ध्वनि एक अनुदैर्घ्य तरंग है, अनुदैर्घ्य तरंग है, और अनुदैर्घ्य तरंग को हमेशा ही माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। इसका आंसर सी हो जाएगा। बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है ये तो फिजिक्स के, इसमें कुछ भी कठिन नहीं है। अगला सवाल देखिए क्या है, कई बार पूछा गया है कि निम्न से कौन सा उपकरण डीसी डायरेक्ट करंट को प्रत्यावर्तित धारा, अर्थात अल्टरनेटिव करंट जो होता है, जिसको एसी कहा जाता है, अल्टरनेटिंग करंट, उसमें परिवर्तित करता है। कौन सा ऐसा डिवाइस है। ट्रांसफार्मर, इन्वर्टर, रेक्टिफायर एंड डायनामो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा,
इसका आंसर हो जाएगा बी, इन्वर्टर ये काम करता है। इन्वर्टर का यही काम होता है कि डायरेक्ट करंट को एसी करंट में बदल दे। आपके घर में भी अगर इन्वर्टर लगा होगा तो बैटरी जो है उससे डायरेक्ट करंट निकलती है, उसको वो इन्वर्टर एसी में आपके घर में भेजता है, जिससे आपके इक्विपमेंट वगैरह सही से चल पाते हैं। आपके चार्जर पर लिखा होगा एसी 50 हर्ट्ज लिखा होगा, देखिएगा उस पर जाकर के, अर्थात एसी करंट में वो सही तरीके से काम करेगा। इसका आंसर बी हो जाएगा, इसका आंसर बी हो जाएगा, बी इसका आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पर चलते हैं। निम्न से कौन सा कथन न्यूटन के प्रथम गति नियम के बारे में सही है? बहुत आसान सवाल है, या तो फिर बिल्कुल बेसिक फिजिक्स लाया हूं मैं आज, इसमें कुछ अच्छे सवाल भी आएंगे आज। यह नियम त्वरण के बारे में बताता है, इट डिस्क्राइब एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन के बारे में है क्या ये? यह नियम जड़त्व इनर्शिया के बारे में बताता है। यह नियम कार्य और ऊर्जा के बीच संबंध को बताता है, इट डिफाइंस रिलेशनशिप बिटवीन वर्क एंड एनर्जी, बिल्कुल भी नहीं। यह नियम गुरुत्वाकर्षण बल को परिभाषित करता है, यह भी गलत हो जाएगा। यह इनर्शिया के बारे में बताता है हमें कि कोई भी वस्तु अगर स्थिर अवस्था में है तो वो तब तक स्थिर अवस्था में रहेगी जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर काम ना करे। इसका आंसर बी हो जाएगा। न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है कि जो कहता है कोई वस्तु अपनी अवस्था में रहती है जब तक कोई बाहरी बल ना लगे। अगर आप बैठे हैं तो बैठे ही रहेंगे जब तक कि कोई बाहरी बल आप पर ना लगे। इसका आंसर बी हो जाएगा, इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला है, निम्न से कौन सा तरंग का गुण नहीं है? विवर्तन, डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, पोलराइजेशन एंड रिजोनेंस अर्थात सन्नादन। अब ये अगर इंग्लिश में ना लिखा रहे तो किसी को क्या बोलूँगा, किसी को पता भी ना हो कि क्या लिखा हुआ है यह, तो इसको ज़रा बताइएगा मुझे, क्या इसमें से गुण नहीं है वेव का? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रॉपर्टी ऑफ वेव्स? विवर्तन, इंटरफेरेंस, पोलराइजेशन एंड रिजोनेंस। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी, इसका आंसर डी हो जाएगा, इसका आंसर डी हो जाएगा। विवर्तन, व्यतिकरण, ध्रुवन, ये तीनों के तीनों वेव्स के गुण होते हैं। सन्नादन प्रणाली की प्राकृतिक आवृत्ति पर कंपन है जो तरंग का गुण नहीं माना जाता। रेजोनेंस का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ में वाइब्रेंस उसके सिस्टम के नेचुरल फ्रीक्वेंसी जो होती है उसी को रेजोनेंस कहा जाता है। तो ये इसका प्रकाश का या किसी भी वेव का यह नेचर नहीं होता है। इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्न से कौन सा उपकरण चुंबकीय क्षेत्र को मापने के लिए उपयोग किया जाता है? चुंबकीय क्षेत्र को अगर हमें मापना है तो गैल्वेनोमीटर, वोल्ट मीटर, फ्लक्स मीटर, एमीटर, 4 यहाँ पर आंसर लिखे हुए हैं। कृपया बिना चोरी किए हुए इसका आंसर मुझे बताइएगा कि क्या होगा। देखते हैं कितना निगेटिव आप बचा पाते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 7 का। इसका आंसर हो जाएगा फ्लक्स मीटर। कौन सा उपकरण चुंबकीय क्षेत्र के लिए मैग्नेटिक फील्ड मापने के लिए पूछा जा रहा है बंधुओं? मैग्नेटिक फील्ड मापने के लिए फ्लक्स मीटर का उपयोग किया जाता है। इसका आंसर सी हो जाएगा। फ्लक्स मीटर चुंबकीय फ्लक्स को मापता है, गैल्वेनोमीटर धारा को, वोल्ट मीटर वोल्टेज को और एमीटर इलेक्ट्रिक करंट को मापता है। इलेक्ट्रिक करंट को एमीटर मापता है, एम्पियर मीटर भी इसको कहा जाता है। परमाणु नाभिक निम्न से कौन सा कण नहीं पाया जाता है? 4 यहाँ पर दिए हुए हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियॉन, 4 हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगी? तो बहुत बेसिक सवाल हैं, 6th 7th के एनसीईआरटी बेस्ड फिजिक्स के क्वेश्चंस हैं गुरु। अब इससे ज़्यादा बेसिक से मैं कैसे शुरू करता? चलिए कीजिए इसको हल। हालांकि ये सब सवाल पूछे जाते हैं पीसीएस एग्जामिनेशन में ना, क्योंकि कन्फ्यूजन आपका हो जाएगा एग्जाम में। एग्जाम का प्रेशर तो अलग ही होता है, आसान सवाल भी कठिन लगेगा आपको। इसका आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन तो बाहरी कक्षा में घूमता रहता है, इलेक्ट्रॉन उसके अंतर्गत नहीं होता है। न्यूक्लियस के अंदर में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, न्यूक्लियॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन उसके बाहरी कक्षा में चक्कर लगाता रहता है। निम्न से कौन सा कथन थर्मोडायनेमिक्स के प्रथम नियम के बारे में सही है? थर्मोडायनेमिक्स का प्रथम नियम क्या कहता है? थर्मोडायनेमिक्स का प्रथम नियम क्या कहता है? इट डिस्क्राइब एनर्जी कंजर्वेशन, यह ऊर्जा संरक्षण के बारे में बताता है। एनर्जी कंजर्वेशन क्या होता है भाई? यही होता है कि एनर्जी नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, अर्थात ऊर्जा कभी भी पैदा नहीं की जा सकती ना तो कभी खत्म की जा सकती। इट कैन ओनली ट्रांसफ़र, इट कैन ओनली चेंज होता है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम इसको परिवर्तित किया जा सकता है, ना तो पैदा होती है ना कभी ख़त्म किया जा सकता। हालांकि मॉडर्न फिजिक्स के जो नए रिसर्च छप रहे हैं उसमें इसको चैलेंज किया जा रहा है, लेकिन अभी तक मान्य यही है। यह एंट्रोपी के बारे में बताता है, यह तापमान के बारे में बताता है, यह दबाव और आयतन के बीच संबंधों को परिभाषित करता है।
इसका आंसर क्या हो जाएगा? थर्मोडायनेमिक्स का प्रथम नियम क्या कहता है? यह कहता है ऊर्जा संरक्षण के बारे में। यह ऊर्जा संरक्षण के बारे में बात करता है। इट डिस्क्राइब एनर्जी कंजर्वेशन। थर्मोडायनेमिक्स का प्रथम नियम कहता है कि बंद प्रणाली की कुल ऊर्जा स्थिर रहती है। एंट्रोपी द्वितीय नियम से संबंधित है। जो थर्मोडायनेमिक्स का पहला नियम है वो ये कहता है कि कोई एक क्लोज्ड सिस्टम है तो उसमें एनर्जी जो है वो स्थिर रहती है, वो बदलेगी नहीं। कोई भी क्लोज सिस्टम एक ले लीजिए तो उसमें जो एनर्जी है वो वही रहेगी, स्थिर ही रहेगी, वो चेंज नहीं होती है जब तक उसमें कुछ छेड़छाड़ न किया जाए। क्लोज सिस्टम के बारे में बात करता है। और एंट्रोपी जो है यह सेकेंड लॉ से संबंधित है थर्मोडायनामिक्स का, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ये जो है ना फिजिक्स का एमसीक्यू ये मिक्स है, बिल्कुल सारे टॉपिक से सवाल मिक्स किए हुए हैं और अच्छे सवाल हैं, आपको लग भी रहा होगा। प्रैक्टिस कीजिए अच्छे से इसका। कौन सा अवतल लेंस की विशेषता है? 4 यहाँ पर दिए गए लक्षण, चारों को पढ़िए हिंदी इंग्लिश में और इसका आंसर निकालिएगा। पहला है कि यह वास्तविक एवं उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। यह हमेशा आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनाता है। यह वस्तु की स्थिति के आधार पर वास्तविक या आभासी प्रतिबिंब बना सकता है। यह प्रकाश को समानांतर करता है। 4 यहाँ पर दिए हुए हैं कॉनकेव लेंस के बारे में, अवतल लेंस के बारे में। इसका आंसर क्या हो जाएगा? दोनों लेंस अवतल उत्तल, दोनों दर्पण अवतल उत्तल और लाइट, ये पढ़ लीजिए, साउंड पढ़ लीजिए और इलेक्ट्रोस्टैट पढ़ लीजिए। ये ऐसे चैप्टर हैं 4 जहाँ से क्वेश्चंस गारंटेड होता है, पूछेगा ही पूछेगा, आप कुछ भी कर लो पूछेगा ही। इसको जरूर पढ़ के जाइएगा और कुछ पढ़े ना पढ़े फिजिक्स में। देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? यह हमेशा आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनाता है, इसको याद रखिएगा। इट ऑलवेज फॉर्म वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज, इसको जरूर याद रखिएगा। अवतल लेंस हमेशा आभासी, सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनाता है। उत्तल लेंस की स्थिति के आधार पर वास्तविक या आभासी प्रतिबिंब बनाता है। इसका आंसर बी हो जाएगा। निम्न से कौन सा बल संपर्क बल का उदाहरण है? कांटेक्ट फोर्स का उदाहरण है। कौन सा ऐसा बल है जो कांटेक्ट फोर्स का उदाहरण है? ग्रेविटेशनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स। कौन सा ऐसा फोर्स है जो संपर्क करने पर लग सकता है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? बहुत आसान सवाल है, बेसिक कॉन्सेप्ट अप्लाई कीजिए। फ्रिक्शन कभी भी दूर से नहीं लग सकता है, हमेशा ही इसको टच करना पड़ेगा 2 सतहों को, तभी जाके फ्रिक्शन लग पाएगा। 2 सतह भी हो सकते हैं, एयर भी हो सकता है, जल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन इसको टच करवाना आवश्यक होता है, कांटेक्ट करवाना आवश्यक होता है। गुरुत्वाकर्षण बिना कांटेक्ट के भी लग सकता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिना कांटेक्ट के लग सकता है और मैग्नेटिक तो लगता ही है ना। इसका आंसर बी हो जाएगा। इसका आंसर बी हो जाएगा। फ्रिक्शन जिसको घर्षण कहा जाता है, इसी के एप्लीकेशन बेस्ड सवाल पूछे जाते हैं। जैसे एक बार बीपीएससी का बहुत पहले का PYQ देखा, बहुत आसान सवाल था कि दोनों हाथ को रब करने पर वो हीट क्यों उत्पन्न होता है, तो इसी कारण से होता है। इस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं, बहुत पहले पूछे जाते थे, अब तो नहीं पूछेगा, बहुत आसान हो जाएगा। निम्न से कौन सा कथन कार्य के बारे में सही है? कार्य एक वेक्टर क्वांटिटी है। वर्क क्या किसी डायरेक्शन में होता है? कार्य का SI मात्रक न्यूटन है। कार्य बल और विस्थापन का स्केलर गुणनफल है। कार्य केवल तभी होता है जब वस्तु गतिहीन हो। वर्क इज डन ओनली व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो कार्य होगा। तो 4 यहाँ पर कथन दिए हुए हैं, कौन सा सही हो जाएगा? 12 का आंसर क्या हो जाएगा? सी होगा। कार्य बल और विस्थापन का स्केलर गुणनफल है, इसका आंसर यही हो जाएगा। इसका आंसर यही हो। इसका क्या तात्पर्य होता है? तो कार्य का वर्क का फॉर्मूला ही होता है बंधुओं, वर्क बराबर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, जिसको स्मॉल d से निरूपित करते हैं, इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा क्यों लगाया है? डिस्प्लेसमेंट अगर किसी एंगल पर होगा तो कॉस से उसका एंगल हम लोग निकाल सकते हैं। तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होगा तभी जाकर के वर्क परफॉर्म होगा। अगर डिस्प्लेसमेंट 0 है तो वर्क 0 हो जाएगा। कार्य के स्केलर राशि है जिसका SI मात्रक जूल है। यह तब होता है जब बल से विस्थापन हो। अगर फोर्स 0 होगा तो भी कोई कार्य नहीं होगा और अगर विस्थापन 0 है तो भी कोई कार्य नहीं हो पाएगा। इसको जरूर याद रखिएगा। इसका आंसर सी हो जाएगा। W बराबर वर्क बराबर होता ही है F इंटू डी होता है, ठीक है। और किसी एंगल पर है तो कॉस थीटा लगा दीजिए। डिस्प्लेसमेंट किसी एंगल पर अगर हो रहा है तो आसान होता है कैलकुलेशन ये। अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल देखिए क्या है?
कौन सा उपकरण वैद्युत धारा की उपस्थिति का पता लगाने के लिए उपयोग किया जाता है? तो गैल्वेनोमीटर, इसका आंसर बी हो जाएगा। विद्युत धारा की उपस्थिति का पता, अभी कुछ देर पहले भी ये सवाल आया था, गैल्वेनोमीटर इसका आंसर हो जाएगा। निम्न से कौन सा कथन प्रकाश के परावर्तन के बारे में सही है? 4 यहाँ पर स्टेटमेंट दिया हुआ है, चारों में से निकालिए। परावर्तन केवल समतल दर्पण में होता है। क्या केवल समतल दर्पण में परावर्तन होता है? बाकी किसी दर्पण में परावर्तन नहीं होगा क्या? किसी भी एंगल पर होगा, हो तो सकता है ना। रिफ्लेक्ट तो जरूर है भाई, परफेक्ट रिफ्लेक्शन नहीं होगा, लेकिन होगा तो। आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है। द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। परावर्तन प्रकाश की गति बदल जाती है। स्पीड का लाइट का स्पीड चेंज हो जाएगा क्या परावर्तन में? परावर्तन केवल अनियमित सतहों पर होता है। इरेगुलर सरफेस पर ही होता है क्या? ये चमकीला और रेगुलर सरफेस है तो इस पर नहीं होगा क्या? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी। आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है। इसका आंसर हो जाएगा बी। इसका आंसर हो जाएगा बी। ये दोनों एंगल जो हैं ये हमेशा बराबर होंगे। ये आपतन हो गया, ये परावर्तन कोण हो गया। इसका आंसर बी हो जाएगा। इसका आंसर बी हो जाएगा। कितना आसान सवाल था, देखने में कितना बड़ा लग रहा था। निम्न से कौन सा कण प्रकाश के कण सिद्धांत पार्टिकल थ्योरी से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा फोटोन। फोटोन पार्टिकल का थ्योरी क्या है? इसका थ्योरी ये है, प्रकाश के कण सिद्धांत के अनुसार प्रकाश फोटोन नामक ऊर्जा के कणों के रूप में यात्रा करते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जब आइंस्टाइन ने परफॉर्म किया ना, कि एक किसी सतह पर प्रकाश डाला उसने, तो देखा कि उस सतह से कुछ इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लग गए। ठीक है, इलेक्ट्रॉन उससे उत्सर्जित होने लग गए। तो इसको उसने क्या बोला कि प्रकाश यहाँ पर वेव की तरह काम नहीं कर रहा है, क्योंकि कोई अगर वेव केवल टकराती तब यहाँ से कुछ भी उत्सर्जित नहीं होता, क्योंकि वेव में कोई भी मास नहीं होता है। ये यहाँ पर पार्टिकल के तौर पर, कण के तौर पर परफॉर्म कर रहा है, जिसके कारण से उस सतह से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होने लग जाता है। इसी को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट करते हैं, और इसी के द्वारा प्रकाश का डुअल जो नेचर है वो भी प्रूव हुआ था। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। इसका आंसर सी हो जाएगा। निम्न से कौन सा नियम चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील आवेश पर बल को परिभाषित करता है? देखिए, अगला सवाल फिर आपसे पूछा जा रहा है। इससे सबसे पहला सवाल था कूलम्ब लॉ। स्थिर आवेश पर 2 स्टैटिक चार्जेस थे जिनके बीच का था कूलम्ब्स लॉ लग रहा था वहाँ पर। अब आपसे पूछ रहा है कि कौन सा नियम चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील आवेश, मूवेबल चार्ज जो हैं उनके बारे में परिभाषित करता है? कूलम्ब का लॉ, लॉरेंज का लॉ, ओम का नियम, फैराडे का नियम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लॉरेंज का जो लॉ है ये यहाँ पर मूवेबल चार्ज पर, मैग्नेटिक फील्ड में मूवेबल चार्ज पर लॉरेंज का नियम लगता है। इसका आंसर बी हो जाएगा। स्टैटिक वाला भी मैंने आपको बताया है। लॉरेंज बल नियम चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील आवेश पर कार्य करने वाले बल को परिभाषित करता है। इसका आंसर बी हो जाएगा। निम्न से कौन सा कथन ऊष्मागतिकी के 0वें नियम, 0th लॉ के बारे में सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट 0th लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स? इसका आंसर हो जाएगा, डायरेक्ट मैं आंसर पर जा रहा हूं, कि यह तापीय संतुलन के बारे में बताता है। ये जो लॉ है ये तापीय संतुलन के बारे में बताता है कि यदि 2 प्रणालियां तीसरी प्रणाली के साथ तापीय संतुलन में है तो आपस में भी संतुलन में होंगी। मिस्टर बी अगर दोस्त हैं, मिस्टर बी एंड मिस्टर सी अगर दोस्त हैं तो ए और सी भी दोस्त होंगे। यही है इसका 0th लॉ। यही है भाई, यही है। अगर 2 सिस्टम ए और बी एक समान में हैं और बी और सी एक समान में है तो ए और सी भी एक समान में होंगे। यही तो कहा जा रहा है, यही है। इसी को भारी भरकम भाषा में लिख देते हैं। इसका आंसर बी हो जाएगा। तापीय संतुलन अर्थात थर्मल इक्विलिब्रियम, तापमान अगर सेम है ये कहा जा रहा है। ठीक है, ये तापीय संतुलन के बारे में बताता है, डिस्क्राइब थर्मल इक्विलिब्रियम। इसको जरूर याद रखिएगा। निम्न से कौन सा उपकरण वैद्युत प्रेरण अर्थात इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत पर काम करता है? तो इसका आंसर ट्रांसफार्मर, कैपेसिटर, रेसिस्टर, डायोड। तो इसका आंसर ट्रांसफार्मर हो जाएगा। ए इसका आंसर हो जाएगा। ट्रांसफार्मर वैद्युत प्रेरणा के सिद्धांत पर कार्य करता है, जिसमें परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र प्रेरित ईएमएफ को उत्पन्न करता है। ट्रांसफार्मर दरअसल में काम किस लिए आता है? तो ट्रांसफार्मर का 2 काम होता है। 2 प्रकार के ट्रांसफार्मर होते हैं। एक होता है स्टेप अप, एक होता है स्टेप डाउन। ठीक है, स्टेप अप का मतलब जितना उसको वोल्टेज मिल रहा था उसको वो कम करता है और फिर वो डिस्ट्रीब्यूट करता है। जैसे आपके गांव के बाहर जो लगा हुआ है वो स्टेप डाउन प्रकार का होता है। वो वहाँ तक जितने वोल्टेज आए हैं उसको कम करता है, फिर आपके घरों तक डिस्ट्रीब्यूट करता है। नहीं तो आपके घर के सारे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जो हैं वो सारे जल जाएंगे।
स्टेप अप कहाँ पर यूज किया जाता है, जैसे आपके गांव तक जो बिजली आ रही है बहुत दूर से, तो वहाँ पर स्टेप अप ट्रांसफार्मर का उपयोग किया है ताकि वो उसको मल्टीप्लाई करके ज़्यादा कर दे, जिससे वो यात्रा के दौरान बिजली का ह्रास जो है वो कम हो और सही अमाउंट में बिजली आपके गांव तक पहुँचे। सबसे ज़्यादा जो बिजली की खपत होती है वो होती ट्रांसमिशन लाइन के बीच में, आपके गांव में भी नहीं, किसी शहर में भी नहीं, ट्रांसमिशन लाइन में अधिकांश बिजली हमारे खराब हो जाते हैं। ये पूरी दुनिया की ही समस्या है। इसको हल हम तभी कर पाएंगे जब चांदी की तारें लगा देंगे सभी जगहों पर, ताकि उसका रेसिस्टेंस जीरो हो और सही अमाउंट पे पहुंच सके। तो ट्रांसफार्मर का उपयोग इसीलिए किया जाता है। 2 प्रकार के ट्रांसफार्मर भी आपको बताए हैं मैंने। इसका आंसर ए हो जाएगा। निम्न से कौन सा कथन ध्वनि तरंग के बारे में सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट साउंड वेव इज करेक्ट? ध्वनि तरंग निर्वात में प्रचारित हो सकती हैं। भाई कैसे हो सकती हैं? या इसको माध्यम चाहिए, ठोस, द्रव, गैस, तीनों माध्यम किसी में भी चल सकती हैं। ध्वनि तरंग अनुप्रस्थ तरंगे हैं, ध्वनि तरंग अनुदैर्घ्य तरंगे हैं। ध्वनि तरंग की गति प्रकाश की गति से अधिक होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ध्वनि तरंग अनुदैर्घ्य तरंग है। यही यहाँ पर सही है। साउंड वेव्स आर लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स, जिनको माध्यम चाहिए होता है चलने के लिए। इसका आंसर सी हो जाएगा। अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल है, निम्न से कौन सा कथन गुरुत्वाकर्षण के बारे में सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ग्रेविटेशन इज करेक्ट? यह एक संपर्क बल है? बिल्कुल भी नहीं। यह हमेशा आकर्षक बल होता है, या केवल ग्रहों पर लागू होता है, या दूरी पर निर्भर नहीं करता, तो हमेशा ही आपको अट्रैक्ट करता है, हमेशा ही अट्रैक्ट करने वाला फोर्स होता है। इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला सवाल है कि निम्नलिखित कौन सा कथन ओम के नियम के बारे में सही है? यह नियम वैद्युत धारा और प्रतिरोध के बीच संबंधों को परिभाषित करता है। विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट और प्रतिरोध अर्थात आर के बीच में संबंधों को परिभाषित करता है। यह नियम वैद्युत धारा और चुंबकीय क्षेत्र के बीच के संबंधों को परिभाषित करता है। यह नियम केवल एसी धारा पर लागू होता है, सही पूछा जा रहा है। यह नियम ऊर्जा संरक्षण को परिभाषित करता है, बिल्कुल गलत। इसका आंसर ए हो जाएगा। इसका आंसर ए हो जाएगा। V बराबर आई आर का यहाँ पर क्या होता है? रिलेशन होता है। V बराबर आई आर का रिलेशन होता है, जहाँ पर वोल्टेज के समानुपाती होता है। ये कहा जाता है कि ओम का नियम धारा वोल्टेज के समानुपाती होता है, जिससे प्रतिरोध स्थिरांक होता है। ये V बराबर आई आर का जो लॉ है, अर्थात I बराबर क्या हो जाएगा? तो V बाई आर हो जाएगा। इलेक्ट्रिक करंट निकाल सकते हैं, इससे आप विद्युत धारा निकाल सकते हैं। ये इसी का नियम है, इसको जरूर याद रखिएगा। बचपन में तो इस पर आधारित न्यूमेरिकल भी सॉल्व किया होगा आपने। V बराबर आई आर, ये तो 10th से पहले ही हो जाता है। निम्न से कौन सा उपकरण प्रकाश की तीव्रता को मापने के लिए उपयोग किया जाता है? प्रकाश की तीव्रता को फोटोमीटर के द्वारा मापा जाता है। इसका आंसर ए हो जाएगा। स्पेक्ट्रोमीटर स्पेक्ट्रम, पोलैरिमीटर ध्रुवन और रेडियोमीटर विकिरण की ऊर्जा को मापता है। स्पेक्ट्रोमीटर एनालाइज स्पेक्ट्रा, ठीक है, और पोलैरोमीटर मेजर पोलराइजेशन एंड रेडियोमीटर मेजर रेडिएंट एनर्जी। इसको भी याद रखिएगा। इसका आंसर ए हो जाएगा। इसका आंसर ए हो जाएगा। क्लास 8 में मुझे याद है, क्लास 8 में सीक्वेंस एंड सीरीज पढ़ा जाता है, समानांतर श्रेणी और सीक्वेंस सीरीज, ओम्स लॉ, ये सब क्लास 8 में पढ़े जाते हैं। हम लोग बिहार बोर्ड में तो था, अब NCERT अब लागू हो गया, तो पता नहीं क्या होगा। निम्न से कौन सा कथन न्यूटन के तृतीय गति नियम के बारे में सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन? यह नियम जड़त्व के बारे में बताता है। ये तो फर्स्ट लॉ हो गया। प्रत्येक क्रिया के लिए एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है, यही इसका सही हो जाएगा। इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा कण परमाणु के द्रव्यमान में सबसे अधिक योगदान देता है? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन देता है। इसका आंसर डी हो जाएगा। इसका आंसर डी हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान बहुत ही कम होता है। निम्न से कौन सा कथन तरंगों के ध्रुवन पोलराइजेशन के बारे में सही है? यह केवल अनुदैर्घ्य तरंगों में होता है। पोलराइजेशन केवल लॉन्गिट्यूडिनल वेव में होता है। यह केवल ट्रांसवर्स वेव में होता है, अनुप्रस्थ तरंगों में होता है। यह ध्वनि में ही होता है, यह निर्वात में नहीं हो सकता है। कौन सा इसके बारे में सही है? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। आई होप आपने आंसर निकाल लिया होगा। सभी सवाल के आंसर निकालिएगा, गलत होंगे तो फिर जीवन में कभी भूलेंगे नहीं इसको आप। 25 का आंसर हो जाएगा बी। यह केवल ट्रांसवर्स वेव में ही हो सकता है। पोलराइजेशन केवल ट्रांसवर्स वेव में ही हो सकता है। इसका आंसर बी हो जाएगा। ध्रुवन केवल अनुप्रस्थ तरंग जैसे प्रकाश में होता है। ध्वनि तरंग अनुदैर्घ्य हैं, इसलिए उनमें पोलराइजेशन की क्रिया नहीं हो सकती। पोलराइजेशन को अगर सामान्य भाषा में हम लोग समझें, इतनी बार ये शब्द आया है, लेकिन अगर इसका मतलब ही नहीं पता, केवल रट ही रहे हैं, तो फिर कोई मतलब नहीं बनता है।
नेचुरली जो वाइब्रेंस होता है ना प्रकाश, किसी भी ट्रांसवर्स वेव में वो किसी भी दिशा में हो सकता है, किसी भी दिशा में हो सकता है, लेकिन पोलराइजेशन के पश्चात से इनका वाइब्रेशन का दिशा जो है ना उसको निश्चित कर दिया जाता है किस दिशा में इनका वाइब्रेशन होगा। इस कारण से क्लियरिटी आ जाती है, जैसे कि 3D चश्मा या फिर कई सारे ऐसे ग्लासेस बिकते हैं जिसमें आपको देखा होगा लिखा रहता है पोलराइज्ड सनग्लास जो बिकते हैं, तो इसी कारण से होता है ताकि देखने में आपको आसानी हो। सभी दिशाओं में बाय नेचुरल इनका वाइब्रेशन होता है। तो पोलराइजेशन का प्रक्रिया के दौरान हम इनका क्या करते हैं, इनके दिशा वाइब्रेशन को हम तय कर देते हैं, यही इसी को पोलराइजेशन कहा जाता है। इसका उपयोग बहुत ज़्यादा होता है, जैसे सनग्लास का मैंने उदाहरण दिया है, जैसे 3D चश्मा, 3D मूवी कोई देखने जाएंगे तो आपको चश्मा मिलता है, वो पोलराइजेशन के लिए ही आपको चश्मा दिया जाता है। बाइक चलाते समय भी जैसे कड़ी धूप में अगर बाइक चला रहे तो पोलराइज्ड जो सनग्लास होता है उसको पहनना सही रहता है। निम्न से कौन सा उपकरण वैद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परावर्तित करता है? इसका आंसर क्या हो जाएगा, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक में बदल रहा है, तो यह मोटर का काम होता है। और इसको ठीक उल्टा कर देंगे हम लोग तो, यानी कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, तो यह जनरेटर का काम होता है, जनरेटर का यह काम होता है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, सी इसका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्न से कौन सा कथन ऊष्मा के बारे में सही है? ऊष्मा एक स्केलर राशि है, ऊष्मा एक वेक्टर राशि है, ऊष्मा का एसआई मात्रक न्यूटन है, ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा भाई। ऊष्मा केवल संचारण द्वारा स्थानांतरित हो सकती है। हीट इज ट्रांसफर्ड ओनली बाय कंडक्शन, क्या ये आपको सही लग रहा है? कौन सा इसका आंसर हो जाए? क्या हीट की कोई दिशा भी होती है क्या? क्या हीट की कोई दिशा नहीं होती है क्या? 27 का आंसर हो जाएगा ए। ऊष्मा एक स्केलर राशि है, यहाँ पर ये सही दिया हुआ है, यहाँ पर ये सही दिया हुआ। ऊष्मा एक स्केलर राशि है, हीट इज स्केलर क्वांटिटी, इसका एसआई मात्रक जूल है। यह संचरण, सन्नादन और विकिरण द्वारा स्थानांतरित हो सकती है, यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा इट कैन बी ट्रांसफर्ड बाय कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन, सभी के द्वारा हो सकती है। इसका आंसर हो जाएगा ए, इसका आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। जूल होती है इसकी एसआई मात्रक। निम्न से कौन सा कथन लेजर के बारे में सही है? लेजर के बारे में, लेजर प्रकाश असंगत होता है, इनकोहेरेंट होता है। लेजर प्रकाश एक वर्णी होता है। लेजर प्रकाश केवल अवरक्त इंफ्रारेड क्षेत्र में होता है। लेजर प्रकाश निर्वात में प्रचारित नहीं हो सकते। प्रकाश है तो निर्वात में क्या सभी जगहों पर चल सकता है भाई, सॉलिड में छोड़ करके? तो लेजर प्रकाश एक वर्णी होता है, यही यहाँ पर सही दिया हुआ है। लेजर प्रकाश एक वर्णी संगत व दिशात्मक होता है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, और एक ही वर्ण का होता है। इसका आंसर बी हो जाएगा, इसका आंसर बी हो जाएगा। निर्वात में भी चल सकता है, सभी जगहों पर चल सकता है, क्योंकि लाइट है ये, तो इन वैक्यूम में तो आसानी से चल सकता है। निम्न से कौन सा कथन इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में सही है, वैद्युत क्षेत्र के बारे में सही है? यह एक स्केलर राशि है, यह केवल धातुओं में मौजूद होता है, यह आवेश के चारों ओर एक क्षेत्र होता है, यह गुरुत्वाकर्षण बल उत्पन्न करता है। इसका आंसर हो जाएगा यह आवेश के चारों ओर एक क्षेत्र होता है। इसका आंसर हो जाएगा सी, इट इज ए रीजन अराउंड ए चार्ज, इसी को कहा जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड से कौन सा लॉ आपको याद आता है? तो फैराडे का लॉ, जिसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। इसका आंसर सी हो जाएगा, इसका आंसर सी हो। फैराडे का लॉ वैसे क्या होता है कि मैग्नेटिक फील्ड में परिवर्तन से किस प्रकार से इलेक्ट्रिक फील्ड में परिवर्तन होता है, उसी के बारे में फैराडे लॉ है। आगे देखेंगे हम लोग उसको और डिटेल में देखेंगे, अभी तो मैंने ऐसे ही बताया आपको। यह आवेश के चारों ओर एक क्षेत्र होता है। वैद्युत क्षेत्र एक वेक्टर राशि है जो आवेश के चारों ओर होता है, ये भी याद रखिएगा। वेक्टर राशि है, अर्थात इसका डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड, परिमाण और दिशा दोनों ही इसका होगा। निम्न से कौन सा कथन डॉपलर प्रभाव के बारे में सही है? डॉपलर प्रभाव के बारे में, यह केवल प्रकाश तरंगों पर लागू होता है। डॉपलर प्रकाश तरंगों पर लागू होता है क्या? यह स्रोत और प्रेक्षक के बीच के सापेक्ष गति कारण आवृत्ति में परिवर्तन को दर्शाता है। अर्थात एक गाड़ी पर भोंपू बांध दीजिए और गाड़ी पर भोंपू को चला करके छोड़ के गाड़ी चलाते चलाते दूर चले जाइए, तो जो एक सड़क किनारे खड़ा व्यक्ति सुन रहा है वो स्थिर है, खड़ा है, और जो साउंड जिससे निकल रहा है वो मूवेबल है। यहीं पर डॉपलर प्रभाव काम करता है, ठीक है। यह केवल स्थिर स्रोतों के लिए लागू होता है या केवल निर्वात में होता है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर बी हो जाएगा। यह स्रोत और प्रेक्षक के सापेक्ष गति कारण आवृत्ति में परिवर्तन को दर्शाता है। जो सुनने वाला है वो भी चल रहा है और जिससे आवाज़ निकल रही वो भी चल रहा है, तो दोनों के बीच में क्या रिलेशन होगा, इसी को डॉपलर प्रभाव के तहत दर्शाया जाता है। डॉपलर प्रभाव तरंगों की आवृत्ति में परिवर्तन को दर्शाता है। डॉपलर इफेक्ट डिस्क्राइब ए चेंज इन वेव फ्रीक्वेंसी ड्यू टू रिलेटिव मोशन
रिलेटिव मोशन किनके किनके बीच में, तो श्रोता के बीच में और वक्ता के बीच में, अर्थात जिससे आवाज़ आ रही है और जो सुन रहा है उनके बीच में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 20 का आंसर हो जाना। फिजिक्स याद हो जाना चाहिए एक बार में, रटने की चीज़ नहीं। इतना प्यारा सब्जेक्ट है यह कि आपको मज़ा आएगा इसको पढ़ के। अगर सही से कोई एक्सप्लेन करे आपके इर्द गिर्द के एग्जाम्पल से तो आपको अच्छा लगेगा। एच सी वर्मा की किताब क्यों इतनी अच्छी लगती थी 12th में, उसमें सारे सवाल जो होते थे ना वो यही होते थे, बंदर, भालू, स्पीकर, बर्फ़ पर एक आदमी झोला लेकर खड़ा है और उसको बिना मोशन किए हुए उसको कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। उसके अगल बगल कुछ नहीं है, तो उसके हाथ में एक बैग है, वो बैग को फेंकेगा। बर्फ़ पर चूँकि फ्रिक्शन 0 होता है, न्यूटन का 3rd लॉ लगेगा, उसको भी पीछे की तरफ झटका लगेगा और वो स्लिप करने लग जाएगा। अब ये जीवन में कभी नहीं भूल सकते आप। तो इस प्रकार से फिजिक्स को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाएंगे ना अपने आस पड़ोस के एग्जाम्पल से, तो अच्छा लगेगा आपको। निम्न से कौन सा कथन शक्ति के बारे में सही है? शक्ति एक वेक्टर राशि है, शक्ति एसआई का मात्रक जूल है, शक्ति कार्य करने की दर है, शक्ति केवल यांत्रिक ऊर्जा संबंधित है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, शक्ति कार्य करने की दर है। शक्ति कार्य करने की दर है, पावर इज द रेट ऑफ डूइंग वर्क। शक्ति एक स्केलर राशि है जिसका एसआई मात्रक वॉट है, या कार्य करने की दर या ऊर्जा हस्तांतरण की दर है। इसका आंसर सी हो जाएगा। निम्न से कौन सा उपकरण प्रकाश के अपवर्तन का अध्ययन करने के लिए उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रिज्म। प्रिज्म का उपयोग किया जाता है, इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला है, निम्न से कौन सा कथन मोशन के बारे में सही है? गति हमेशा एक समान होती है, मोशन इज ऑलवेज यूनिफॉर्म। सीरियसली, गति वस्तु की स्थिति में परिवर्तन है, मोशन इज ए चेंज इन द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। गति केवल रैखिक हो सकती है, सर्कुलर मोशन नहीं हो सकता है क्या? गति का अध्ययन गणित के बिना संभव नहीं है, मोशन कैन नॉट बी स्टडीड विदाउट मैथमेटिक्स। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर ठीक है, आंसर बी हो जाएगा। गति वस्तु की स्थिति में परिवर्तन है, वस्तु की स्थिति में परिवर्तन नहीं तो गति नहीं। इसका आंसर बी हो जाएगा। गति वस्तु की स्थिति में परिवर्तन होता है जो एक समान या असमान भी हो सकता है, रैखिक और वृत्तीय भी हो सकता है, लीनियर भी हो सकता है, रेखीय भी हो सकता है, नॉन यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म, सभी प्रकार के मोशन हो सकते हैं। इसका आंसर बी हो जाएगा। निम्न से कौन सा कथन चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के बारे में सही है? ये रेखाएं खुली होती हैं, चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं खुली होती हैं क्या? बनाइए। ये नॉर्थ पोल, ये साउथ। मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनता है भाई? ऐसे बनता है। फोटो देखा होगा, वही तो स्टेटमेंट बना करके पूछा जा रहा है, वही स्टेटमेंट बना करके पूछा जा रहा है, तो पहला तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। यह रेखाएं खुली होती हैं, ये रेखाएं हमेशा बंद वक्र बनाती है, तो सही लग रहा है भाई यही होगा। हमेशा ही बंद वक्र में, कभी एक दूसरे को नहीं काटती हैं, केवल धातुओं में पाई जाती है। इसका आंसर बी हो जाएगा, इसका आंसर बी हो जाएगा। ये रेखाएं हमेशा बंद वक्र बनाती हैं, इसका आंसर बी हो जाएगा, इसका आंसर बी हो जाएगा। इसके बाद से क्या था कि यह रेखाएं बंद वक्र बनाती एक दूसरे को नहीं काटती हैं कभी भी, इसका आंसर बी हो जाएगा। निम्न से कौन सा कथन उष्मागतिकी के द्वितीय नियम के बारे में बताता है? अभी आपको एंट्रोपी के बारे में बताया था मैंने, यह ऊर्जा संरक्षण के बारे में बताता है। ये फर्स्ट लॉ हो गया, अब तो याद हो जाना चाहिए। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, एनर्जी कंजर्वेशन। दूसरा एंट्रोपी के बारे में बताता है, एंट्रोपी की वृद्धि के बारे में बताता है, एंट्रोपी की वृद्धि के बारे में बताता है। इसका आंसर बी हो जाएगा, बी हो जाए। एंट्रोपी को अगर सरल शब्दों में समझो तो एंट्रोपी क्या होता है? किसी निकाय, किसी एक इकाई ऊर्जा का वह भाग जिसका हम लोग उपयोग नहीं कर पाएंगे, उसको एंट्रोपी कहा जाता है। ये क्या कहता है भाई? द्वितीय नियम कहता है कि बंद प्रणाली में एंट्रोपी बढ़ती जाती है, एंट्रोपी बढ़ती जाती है, ऐसा कहा जा रहा है। जैसे अगर एग्जाम्पल समझे, एक कमरा है जहाँ पर सब कुछ व्यवस्थित तरीके से रखा हुआ है, तो उसको हम बोलेंगे यहाँ का एंट्रोपी कम है। एक कमरा है, जैसे होता है सामान्यतः बैचलर लड़कों का, जिसमें सारा कुछ बिखरा हुआ है। बेड पर रात को सोने से पहले जगह बनाना पड़ता है कि सोएंगे कहाँ, किताब पर तो नहीं सोना है, ऐसा होता है। लड़कों के रूम में होता है, लड़कियों के रूम शायद अच्छे होते हों। तो इसको बोलेंगे एंट्रोपी इसका बहुत ज़्यादा है, एंट्रोपी इसका बहुत ज़्यादा है। ऊर्जा, एक इकाई ऊर्जा का वह भाग जिसका हम लोग उपयोग नहीं कर पाते, सामान्य अर्थों में एंट्रोपी उसी को कहा जाता है। इसका आंसर बी हो जाएगा, बी हो जाएगा। ज़्यादा डिटेल मत जाइएगा, फिर तो इसमें ब्रह्मांड के नियम और पता नहीं क्या क्या शामिल हो जाते हैं। निम्न से कौन सा उपकरण प्रकाश के स्पेक्ट्रम का विश्लेषण करने के लिए उपयोग किया जाता है? प्रकाश के स्पेक्ट्रम का विश्लेषण करने के लिए कौन सा उपकरण हम लोग उपयोग करते हैं? स्पेक्ट्रोमीटर, पोलैरोमीटर, रेडियोमीटर। तो स्पेक्ट्रोमीटर का इसका उपयोग किया जाता है। बी इसका आंसर हो जाएगा, बी इसका आंसर हो जाएगा। निम्न से कौन सा कथन संवेग संरक्षण के बारे में, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के बारे में सही है? तो इसका आंसर क्या होगा?
यह केवल गतिहीन वस्तुओं पर लागू होता है? बिल्कुल भी नहीं। मोमेंटम तो चाहिए ही होता है। शोएब अख्तर क्यों दौड़ के आता था बाउंड्री पर से भाई? क्योंकि उसको 150 से ज़्यादा की बॉल फेंकनी होती थी, तो उसको मोमेंटम चाहिए था, तो वो उसको इसीलिए बाउंड्री पर से दौड़ के आता था। और इधर से अगर राहुल द्रविड़ रहे तो सबसे मज़ेदार, रोक देता था वो। फिर अगला क्या है, यह कहता है कुल संवेग संरक्षित रहता है यदि कोई बाहरी बल ना लगे तो। ये कहता है कि अगर जितना मोमेंटम है वो संरक्षित रहेगा जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे तो। यह केवल रैखिक गति पर लागू होता है? बिल्कुल भी नहीं। सर्कुलर मोशन में भी लागू हो सकता है। या ऊर्जा संरक्षण को परिभाषित करता है? बिल्कुल भी नहीं। इसका आंसर हो जाएगा बी। यह कहता है कि कुल संवेग संरक्षित रहता है, टोटल जो मोमेंटम है वो हमेशा ही संरक्षित रहता है जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल नहीं लगता है। इसका आंसर बी हो जाएगा। यह कहता है कुल संवेग संरक्षित रहता है यदि कोई बाहरी बल नहीं लगता है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला सवाल है कि निम्नलिखित कौन सा कथन प्रकाश के अपवर्तन रिफ्रैक्शन के बारे में सही है? यह केवल समतल सतहों पर होता है, यह प्रकाश के माध्यम परिवर्तन के कारण से होता है। माध्यम में परिवर्तन, इट अकर ड्यू टू चेंज इन द मीडियम ऑफ लाइट। एक लाइट है जो हवा में चल रही थी और पानी में प्रवेश कर गई, तो फिर उसका क्या होगा, ये पूछा जा रहा है। यह प्रकाश की गति को नहीं बदलता है, यह केवल दर्पणों में होता है। बहुत आसान सवाल, ऑप्शंस के कारण से इसका आंसर बी हो जाएगा। यह प्रकाश के माध्यम परिवर्तन के कारण से होता है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम प्रवेश करती है, जहाँ पर कम डेंस से अधिक डेंस, अधिक डेंस से कम डेंस, उसमें जब प्रवेश करेगी वहीं पर प्रकिरण इसको क्या कहा जाता है? अपवर्तन कहा जाता है, रिफ्रैक्शन कहा जाता है, अपवर्तन कहा जाता है। 39 नंबर निम्न से कौन सा कथन फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव के बारे में सही है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अभी कुछ देर पहले ही समझाया, यह प्रकाश की कण प्रकृति को दर्शाता है, यह प्रकाश के पार्टिकल नेचर को दिखाता है। अभी मैंने समझाया कि यह एक समतल सतह पर किसी चीज़ से टकराएगा तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन का इमिशन होने लग जाता है, तो इससे हमें ये पता चला कि प्रकाश के टकराने से वहाँ से कुछ उत्सर्जित होने लग गया है। तो ये प्रकाश का पार्टिकल का नेचर दिखाता है, प्रकाश एक पार्टिकल के तौर पर काम करता है। इसका आंसर बी हो जाएगा। आइंस्टाइन को इसी के लिए नोबेल मिला था। निम्न से कौन सा कथन वैद्युत चालकता इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के बारे में सही है? केवल धातुओं में पाई जाती है इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, यह मुक्त इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति पर निर्भर करती है। बिल्कुल सही। जहाँ पर भी फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे वहाँ पर इसके पाए जाने की संभावना होगी। यह मुक्त इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति पर निर्भर करती है। इसका आंसर बी हो जाएगा। यह तापमान पर भी निर्भर करती है। जैसे सेमीकंडक्टर को उचित तापमान मिलने पर वह कंडक्टर के भांति काम करने लग जाता है, इसलिए सी भी गलत हो जाएगा। या केवल गैसों में पाई जाती, ये भी यहाँ पर गलत हो जाएगा। धातु, अर्धचालक और इलेक्ट्रोलाइट में यह पाए जाते हैं, इसीलिए इसका आंसर बी हो जाएगा। आज यहीं तक रखते हैं। इसके आगे के जो MCQ हैं 60 करीब में और MCQ हैं इसी प्रकार के। आई होप आप सभी को पसंद आ रहा होगा। बहुत सारे मेहनत लग करके ये सब MCQ तैयार होते हैं, तब जाके आपके लिए लाता हूँ मैं। कृपया वीडियो को शेयर कर दीजिएगा जहाँ भी संभव हो, जल्दी मैं बोलता नहीं हूँ। और धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए।